नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित शिक्षण पेडागोजी के क्वेश्चंस, जो कि सैम्पल पेपर आप देख सकते हैं। 4 फरवरी 2023 का पेपर है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके MPTET एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं। सो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा 5/2 - 2/5 इज इक्वल टू, मतलब 5/2 - 2/5 बराबर है किसके? ऑप्शन ए 2 सही 1/10 के, 10 सही 1/10 के, ऑप्शन नंबर सी 10 सही 1/5 के, या फिर 22/10 के। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। बिना सॉल्व किए आप नहीं कर पाएंगे इसको। उसी तरह से करना है जैसे पिछली वीडियो में हमने किया था। 5/2 - 2/5 दोनों का हम LCM ले लेंगे, 2 और 5 का। नीचे की जो संख्या है 2, 5 का लघुत्तम समावर्तक कितना आया? 10 आया। अब इसका क्या करेंगे हम? त्रिक गुणा कर देंगे। 5 का गुणा 5 से किया तो 25 हो गए, 2 का गुणा 2 से किया 4 हो गए, बीच में आपका माइनस आ गया। बटे में नीचे दोनों का LCM लिया हमने, 10 आया। 25 में से जब हमने 4 को घटाया तो कितने बचे हमारे पास? 21 बचे, और नीचे 10 ऐसे ही रखे हैं। अब 10 का भाग हम 21 में देंगे तो कितनी बार जाएगा हमारा? 10 दूनी 20, 2 बार जाएगा, 2 आंसर आएगा और 1 हमारा शेष फल बचेगा। और नीचे संख्या क्या आ जाएगी? 2 सही 1/10। तो कौन सा इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा? सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 10,098, 10,099, या फिर 1,98,000, या फिर 1,99,000। सो राइट आंसर इसका देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99,999, और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होगी 100। तो अभीष्ट योग, मतलब इन दोनों का योगफल, 3 अंकों वाली और सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा? तो 99,999 में प्लस 100 कर देंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,99,000 इसका आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 सही 1/4 मीटर लंबे तार के एक रोल से 3/4 मीटर लंबे तार के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? 15, 15, 12 या फिर 11। एक ऑप्शन डबल आ गया है इसमें। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक रोल में तार की लंबाई कितनी है? 11 सही 1/4। इसको सरल कर लेंगे। कैसे करेंगे? 11 चुके 44 होंगे, 44 में जब 1 जुड़ा तो 45 हुए, 45/4 इसको हमने सरल कर लिया, मीटर में आ गया ये। काटे जाने वाले टुकड़ों की संख्या 45/4 ऊपर लिख लिया, और नीचे हमने क्या लिख दिया? 3/4, मतलब 3/4 मीटर लंबे टुकड़े काटना है। और कितने में से काटना है? 45/4 में से। तो 45 × 4 ऊपर आ गया और 3 × 4 नीचे आ गया। तो 4 से 4 जब कटा और 3 से इसमें 45 में हमने भाग दिया तो कितनी बार गया? 15 बार गया। 15 तिया 45, तो 45 टुकड़े काटे जा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 टुकड़े काटे जा सकते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1300 + 13 इकाई, मतलब 1300 है और 13 इकाई है, प्लस 13 दहाई माइनस 1,000 बराबर हैं किसके? 333 के, 343 के, 343 के, 443 के, या फिर 453 के। तो देखते हैं 1300 + 13 इकाई प्लस 13 दहाई माइनस 1,000। तो 1300 मतलब 13 × 100, तो 1300 + 13 इकाई, तो 13 इकाई मतलब 13 हो गए, प्लस 130, 100 मतलब 13 दहाई, तो दहाई मतलब 130 हो गए, 0 दहाई का अंक हो गया, एक माइनस हो गया 1,000। अब क्या करेंगे? इन सबको हम, जो माइनस की संख्या है वो अलग ही रखी रहेगी, इन तीनों को हम जोड़ देंगे। 1300, 13 और 130, इनको जोड़ा हमने तो कितने आ गए? 1443। 1443 में से माइनस हमने कर दिया 1,000, तो 1,000 में से जब 1,000 इसमें से घटे तो कितने बचे हमारे पास? 443। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 443 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 0.239 + 2.93 - 1.29 बराबर
3.92 माइनस के है, तो के में क्या जोड़ा जाए कि ये 3 के बराबर हो जाए। 0.995, 0.949, 0.849 या 0.959। सो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले हम इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 0.239 प्लस 2.93 माइनस 1.29 बराबर 3.92 माइनस के। अब इनको आपस में क्या किया, जोड़ दिया दोनों को, तो कितनी संख्या आई, 3.169 माइनस 129 ऐसे ही रखा है, माइनस 1.29 बराबर 3.92 माइनस के ऐसे ही रखा है। अब इसमें से 3.169 में से आपने क्या घटाया, 1.29 को घटा दिया बराबर 3.92 माइनस के। अब क्या करेंगे, के को हम पक्षांतर करेंगे, 3.92 माइनस 1.879 को घटा देंगे इसमें से, तो क्या बचेगा 2.041। अब माना के में x जोड़ने पर 3 के बराबर हो जाएगा, तो x बराबर 3 माइनस 2.041, 3 में जोड़ना है हमें इसके, तो क्या करेंगे, के बराबर हमें कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त करने के लिए 2.041 में 0.959 को जोड़ना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, 72 तथा 84 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का योगफल क्या है। 1272, 2532, 2508 या फिर 2544। देख लेते हैं सॉल्व करके। 60, 72, 84 का सबसे छोटा सार्वगुणज। अब इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, तीनों संख्याओं को लिख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे विषम संख्या तो नहीं है, सम संख्या है इसमें सभी, तो 2 से पहले काटेंगे, तो 2 से 60 कितनी बार कटा, 2 तिया 6, 0 का 0। 2 से 72 कितनी बार कटा, 36 बार, 2 तिया 6, 2 छंग 12, मतलब इसमें भाग चला गया। फिर 2 चुक्के 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहा है क्योंकि सभी संख्याएं विषम नहीं है, सम है। तो 2 से 30 कितनी बार कटा, 15 बार, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 42 जो है वो 21 बार कट गया। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि एक इसमें सम संख्या है, 2 एकम 15 ऐसे ही रखेंगे, 2 नाम 18, 21 ऐसे ही रहने देंगे। जब हम एलसीएम लेते हैं जो संख्या नहीं कटती उसको ऐसे ही लिखते हैं। अब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी तो हम इसको काटेंगे 3 से, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 साते 21। फिर इसमें से एक बार 3 आ रहा है तो 3 से कट जाएगी, 5 ऐसा ही रहेगा, 7 ऐसे ही रहेगा, 3 एकम 3। अब ये संख्या 5 से कट जाएगी, 5 एकम 5, 1 ऐसा ही रहेगा, 7 को ऐसे ही रहने देंगे। अब एक बार 7 से कट जाएगा तो नीचे तीनों संख्याएं बराबर आ जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 2 गुणा 2 कितनी बार कटा, देखें, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 बराबर, दोनों को इसको सबका गुणा करेंगे तो 2520 आ गया। देखते हैं यहाँ पर, तो 60, 72, 84 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड कितना है। अब क्या करेंगे, 60 का भाग देंगे हम कितने में, 72 में। तो देखते हैं, 60 एकम 60 एक ही बार जाएगा, 72 में से जब 60 माइनस करेंगे तो 12 बचेंगे। फिर 12 का भाग हम 60 में देंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएंगे। फिर 12 का भाग 84 में देंगे तो 12 सत्ते 84। इस तरह से ये होगा, तो अभीष्ट योगफल 2520 प्लस 12 हो जाएगा बराबर 2532 इसका राइट आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी 2532 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा के पास केवल 50 रुपये और 100 रुपये के नोट हैं। यदि उसके पास नोटों की कुल संख्या 25 है और 1600 का धन है तो उसके पास 50 रुपये के और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 और 15 या 15 और 10, 20 और 5 या फिर 18 और 7। तो देखते हैं सॉल्व करके इसको। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या 1 से, तब 100 के नोटों की संख्या कितनी होगी, 25 माइनस x। क्यों होगी, क्योंकि 50 रुपये के नोट कितने हैं, x हैं, और इसमें क्या पूछा है, 50 और 100 के नोट हैं। यदि उनके पास नोटों की कुल संख्या 25 है और 1600 का धन है तो 50 और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या है। तो मान लेते हैं 50 के नोटों की संख्या x है, तब 100 के नोटों की संख्या बराबर 25 माइनस x मान लिया, उसमें से घटा दिया। प्रश्न अनुसार 50x माइनस 100, 25 माइनस x बराबर कितने, 1600। अब 50x ऐसे ही रखें, प्लस 100 में 25 को हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 2500 बराबर 1600।
फिर 50x बराबर पक्षांतर करेंगे, इसमें एक स्टेप कम है। 2500 में से 1600 को घटा देंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 900। x बराबर 900 बटे में 50 कर देंगे, यहाँ लिखा नहीं है। 900 बटे में 50 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 5 का भाग जब हम 90 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 18 बार। तो x का मान कितना आएगा 18। 100 के नोटों की संख्या बराबर 25 माइनस 18 तो बराबर 7। 100 के नोटों की संख्या कितनी है 7 है, और 50 और 100 के नोटों की संख्या क्रम से 18 और 7 है। तो ऊपर कितना आया था 18 और 7। x का मान आया था 18, तो 100 के नोटों की संख्या कितनी है 18 और 7 है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविता विद्यालय की एक गोष्ठी में 9:30 बजे मतलब 9:30 से 15 मिनट पहले पहुंची। वे अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि इस गोष्ठी के लिए 35 मिनट की देरी से पहुंची। इस गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? 9:05, 9:10, 9:15 या फिर 9:25। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 9:10। मतलब वो उसमें से क्या घटा देंगे 15 मिनट को घटा देंगे तो 9:15 AM। सहकर्मी के विद्यालय पहुंचने का समय क्या है 9:15 प्लस 30 कर देंगे उसमें, तो 9:45 पर वो पहुंची। अब 9:45 में हम 35 मिनट घटा देंगे तो 9:10 पर वो गोष्ठी का समय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 28 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में 6 पौधे हैं। प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन 180 मिलीलीटर पानी की आवश्यकता होती है। यदि एक बोतल में 840 मिलीलीटर पानी भरा हुआ है तो ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी जिससे कमरों के सभी पौधों को 3 दिन पानी दिया जा सके? मतलब ऐसे कितने पानी की आवश्यकता, पौधों को 3 दिन पानी दिया जा सके, कैसे कमरों की आवश्यकता होगी? 108, 112, 115 या फिर 118? तो देख लेते हैं। विद्यालय में कमरों की संख्या कितनी है 28 है। प्रत्येक कमरे में 6 पौधे लगे हैं। 28 कमरे में कुल पौधों की संख्या 28 में हम गुणा कर देंगे कितने का 6 का, तो कितने 168 पौधे की संख्या निकल आएगी। मतलब सभी कमरों में 168 पौधे लगे। प्रत्येक पौधे के लिए प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है 128 मिलीलीटर। अब 168 पौधों को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता कितनी होगी, तो 168 में 180 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30,240 मिलीलीटर पानी। तो एक बोतल में पानी की क्षमता बराबर कितनी होती है 840 मिलीलीटर है, तो 30,240 मिलीलीटर पानी आएगा। तो 1/80 गुणा 30,240, इससे काट देंगे 0 से 1 0 कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे 18 का भाग देंगे 2324 में, तो कितनी बार जाएगा हमारा 36 बार। ठीक है, तो 36 बोतल में, तो एक दिन पौधों को पानी देने के लिए बोतलों की संख्या कितनी होगी 36 होगी। अतः 3 दिन पौधों को पानी देने के लिए बोतलों की अभीष्ट संख्या हो जाएगी 36 गुणा 3, तो 108 बोतलों की संख्या होगी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा 128, 96, 256 या फिर 512। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है 4 गुणा भुजा। तो वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर बराबर 4 गुणा भुजा। वर्ग की भुजा बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई बराबर वर्ग की भुजा माइनस 4, तो बराबर कितना होगा 8 सेंटीमीटर। अब आयत का परिमाप कितना हो जाएगा 12 चुक्के 12 में 4 का गुणा कर देंगे तो 12 चुक्के 48। अब 2 ब्रैकेट में l + 8 बराबर 8 48, तो l + 8 बराबर 24। 2 से कितना बार कट गया 48 24 बार। 2 चुक्के 8, 2 दूनी 4, 2 चुक्के 8। अब l बराबर 16, चूँकि 24 में से 8 जब हमने घटाए पक्षांतर किया 8 इधर आ गया माइनस का हो गया। 24 में से हमने 8 माइनस किए तो कितने हो गए 16 सेंटीमीटर। ये क्या आया ऊंचाई मतलब लंबाई। एक आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो लंबाई हमारे पास है 16 और चौड़ाई कितनी है 8, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो 128 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें डिग्रियों की संख्या 440 से 25 अधिक है? 5 और 1/3 समकोणों में, 5 और 2/3 समकोणों में, 5 और 1 आधे समकोणों में या फिर 5 और 1 चौथाई समकोणों में। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 + 1/6 गुणा 90 होता है, तो 5 छक्का 30 और 1 31/6। मतलब डिग्रियों की संख्या पूछी 440 से 25 किस में अधिक है, तो 31/6 हो गया गुणा 90 हो गया, 6 से कट गया। ये देखें अब यहाँ से कैसे काटेंगे इसको 31 गुणा
15, 6 कम 6, 6 से 2 बार नहीं कटेगा, कितने बचे 3, 6 पंजे 30, 15 बार कट गया 90 6 से, तो 31 गुणा 15 बचा, दोनों का गुणा कर देंगे तो 465 में डिग्रियों की संख्या 440 से 25 अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.75 सेंटीमीटर लंबे तथा 4.5 मीटर चौड़े फर्श को 45 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों से पूरी तरह ढकने के लिए आवश्यक टाइलों की संख्या होगी 120, 140, 150 या फिर 180। यहाँ समझ लेते हैं फर्श की लंबाई बराबर कितनी है 6.75 मीटर बराबर 675 सेंटीमीटर। फर्श की चौड़ाई 4.5 मीटर मतलब 450 सेंटीमीटर में बदला इसे। फर्श का क्षेत्रफल 675 गुणा 450 बराबर दोनों का गुणा कर दिया तो कितना आ गया 3,03,750 सेंटीमीटर। तो फर्श के क्षेत्रफल को ढकने के लिए 45 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइलों की संख्या, तो ऊपर संख्या लिख दी हमने, नीचे लिख दिया 45 गुणा 45। अब दोनों इससे काट देंगे हम, 45 से संख्या को काटेंगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, आप भाग करके देख सकते हैं 150 टाइल इसमें आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कक्षा के 21 बच्चों के भार केजी में मतलब किलोग्राम में नीचे दिए गए हैं। किसी कक्षा के 21 बच्चों के भार किलोग्राम में नीचे दिए गए आकृति में आप देख सकते हैं। अब कितने बच्चों का भार 45 किलोग्राम से 50 किलोग्राम के बीच में है वो बताना है। 8 बच्चोों का, 9 का, 10 का या फिर 11 का। तो देखते हैं किसी कक्षा में 21 बच्चों का भार किलोग्राम में 45.2 मतलब 45.2, 48.8 इस तरह से आप देख लेंगे। तो 45.2, 45.8, 46, 46, 46.8, 47.3, 47.8, 48, 49 और 49.2। तो इसमें के 10 बच्चे हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्न तालिका एक विक्रेता द्वारा 5 महीनों में बेचे गए वाहनों की संख्या को प्रदर्शित करती है। महीना इधर दिया गया है और वाहन की संख्या इधर दी गई, बेचे गए वाहनों की संख्या। जनवरी में 225 वाहन बेचे, फरवरी में 318, मार्च में 272, अप्रैल में 180 और मई में 178। तो विक्रेता द्वारा जनवरी और मार्च में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या फरवरी, अप्रैल और मई में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या से कितनी कम है। क्या पूछा है कि जनवरी और मार्च में बेचे गए वाहनों की संख्या और फरवरी, अप्रैल और मई में बेचे गए वाहनों की संख्या से कितनी कम है। तो देखते हैं 178, 179, 180 या फिर 181। तो कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। विक्रेता द्वारा जनवरी और मार्च में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या को जोड़ेंगे, 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 और 2 9, 2 और 2 4, 497 हो गई। अब विक्रेता द्वारा फरवरी, अप्रैल और मई में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या को भी जोड़ लेंगे, 318, 180, 178 तो 676 हो गया। अब क्या करेंगे आप 676 में से 497 को माइनस कर देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 179 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 5 = 11, 11 + 7 = 18, 18 + 11 = 19, 29 + 13 = 42, 42 + x = y। तो x + y का मान क्या है 72, 76, 78 या 80। तो आप आंकड़ा देख लीजिए इसका 3, 6, 11, 18, 29, 42। तो देखते हैं दिया गया पैटर्न निम्नवत है। यहाँ आप देख रहे हैं अब x बराबर हमने मान लिया 17 तथा y बराबर मान लिया हमने 59। x + y का मान बराबर 17 + 59 कर दिया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 76। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण एवं अधिगम में ऐसी गतिविधियां सम्मिलित करनी चाहिए जिनमें अधिगमकर्ताओं की केवल उपदेशात्मक सहभागिता हो, जो कम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित हो, जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े या फिर जिनमें शिक्षक द्वारा अधिकतम हस्तक्षेप शामिल हो। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के किसी भी पाठ्यक्रम में मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब 7.37 और 7.4 में से बड़ी संख्या पहचानने के लिए कहा गया तब बच्चों के एक समूह ने 7.37 को 7.4 से बड़ी संख्या
बताया। तो एक गणित शिक्षक के रूप में आप बच्चों को त्रुटि सही करने के लिए कैसे समर्थन देंगे? दशमलव संख्याओं को निरूपित करने के लिए स्थानीय मान की प्रणाली को अबेकस जैसी हस्तकौशल सामग्री के उपयोग द्वारा समझाएंगे। दशमलव संख्याओं के प्रसारित रूप को श्यामपट्ट पर लिखिए और विद्यार्थियों को अपना उत्तर सही करने के लिए कहिए, या फिर अभ्यास के लिए समान प्रकार के अधिक उदाहरण दीजिए, या विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक देखने के लिए और प्रक्रिया समझने के लिए कहिए। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब 7.37 और 7.4 में से बड़ी संख्या पहचानने के लिए बच्चों को दिया गया तो बच्चों के समूह ने 7.37 को 7.4 से बड़ी संख्या बताया। इस त्रुटि का कारण है कि बच्चे दशमलव का स्थानीय मान न समझकर सीधे संख्या देखकर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 3 के विद्यार्थी ने योग के प्रश्न को निम्नलिखित प्रकार से हल किया। 51 28 प्लस 27 07 बराबर 78 215। तो अपनी त्रुटि को ज्ञात करने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? देखते हैं। विद्यार्थी को उसका उत्तर अपने सहपाठियों के साथ जांचने के लिए कहें, विद्यार्थी को सन्निकट का उपयोग करके योग ज्ञात कर अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहें, या फिर प्रश्न को दोबारा करके विद्यार्थियों को अपना उत्तर जांचने के लिए कहें, या फिर विद्यार्थी को कैलकुलेटर मतलब गणक का उपयोग करने के लिए कहें। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 51 28 का सन्निकट मान है 5100 और 27 07 का सन्निकट मान हो जाएगा 2700। तो दोनों को योग करेंगे तो 7800 आएगा इसका। तो 7800 के सन्निकट का मान उत्तर सही होगा। तो देख लेते हैं 78 35। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में एक शिक्षण के साधन के रूप में हैसिलेशन मतलब टाइलिंग का सबसे उपयुक्त उपयोग निरूपित करता है? पेडागोजी क्वेश्चन है। ज्यामिति में क्रियाविधिक अधिगम को विकसित करने के लिए, कोणों को मापने के लिए, ज्यामितीय आकृतियों के उपयोग से पैटर्न बनाने के लिए, या स्थानीय मान की अवधारणा को विकसित करने के लिए। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करने पर विचार कर रही है ताकि परीक्षा में विद्यार्थियों को प्राप्तांकों को सुधारा जा सके, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों का प्रदर्शन सुधारा जा सके, पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों के भार को कम किया जा सके। ऑप्शन नंबर डी है, विद्यार्थी रटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े। सो राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रटकर सीखने से अच्छा है कि विद्यार्थी उस चीज़ को समझकर सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम केंद्रित होना चाहिए। कार्यविधियों को कंठस्थ करने पर, अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों एवं गतिविधियों पर, पहाड़ों, गणना आदि के रटंत अधिगम पर, या फिर प्रकरण पर आधारित कई प्रश्नों को हल करने पर, ताकि विद्यार्थी सही प्रणाली विधि सीख सके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार NCFSC का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर प्री स्कूल एजुकेशन, नेशनल कमिटी फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल कमिटी फॉर फोकस इन स्कूल एजुकेशन। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल पृष्ठों और वक्र पृष्ठों के बीच अंतर करने में विद्यार्थियों की मदद हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी है? समतल एवं वक्र पृष्ठों के मॉडल दिखाना, विभिन्न पृष्ठों की वीडियो दिखाना, या फिर एक पटरे का उपयोग करते हुए त्रिविमीय वस्तुओं जैसे गोला, बेलन, घन आदि को लुढ़काकर और फिसलाकर प्रदर्शित करके दिखाना, या फिर श्यामपट्ट पर आकृतियों को बनाना और उनको समतल पृष्ठों और वक्र पृष्ठों के रूप में वर्गीकृत करना। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षा के गणित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि गणित कैसे सीखा जाए? निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो है उपरोक्त कथन का प्रमाण दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षक द्वारा ये बताए जाने के लिए कि किसी एक प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करना है, विद्यार्थी को प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। सेकंड ऑप्शन है, विद्यार्थियों को हल किए गए प्रश्नों को अच्छी तरह से देखने की और कलन विधि को याद करने की आवश्यकता है, या फिर विद्यार्थियों को सीखी हुई कार्य विधियों
कि सटीक पुनरुत्पादन की अपेक्षा कार्यविधियों की समझ पर ध्यान केंद्रित करना और अत्यधिक महत्व देने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर डी। ये तो इसके कथन हो गए। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। ओनली ए मतलब केवल एक सही है, केवल बी सी सही है, केवल बी सही है, या फिर ए और सी दोनों ही सही है। तो बच्चों के लिए ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। केवल सी सही है कि बच्चों के लिए प्राथमिक कक्षा के गणित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि गणित कैसे सीखा जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवेज प्राथमिक कक्षा का एक गणित का अध्यापक है। अपने विद्यार्थियों को संख्याएं पढ़ाते हुए वे उन्हें वस्तुओं के विभिन्न समुच्चय देता है और उनके दिए गए समुच्चय में वस्तुओं की कुल संख्या बताने के लिए कहता है। वह ब्लैंक को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वस्तुओं के वर्गीकरण की अवधारणा को, स्थानीय मान की अवधारणा को, संख्याओं के क्रम सूचक बोध को, या फिर संख्याओं के गणन संख्या कार्डिनल बोध को। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब संख्याओं के गणन संख्या बोध को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन की कौन सी विधि गणित की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता करेगी जो अभिप्रेरित नहीं है। एक सार्व कक्षा परीक्षा, एक प्रश्नावली, क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन, या निर्देशित शिक्षण। तो निम्नलिखित में से कौन सी है विधि जो गणित की कक्षा में उन विद्यार्थियों की सहायता करेगी जो अभिप्रेरित नहीं है, मोटिवेट नहीं है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, क्रियाकलाप आधारित मूल्यांकन, मतलब एक्टिविटी बेस्ड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्राथमिक स्तर की एनसीईआरटी की गणित की पाठ्य पुस्तकों में विविध रूप से कहानियां, कविताएं, पहेलियां और खेल शामिल हैं। इनको सम्मिलित करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है गणित के पाठ्यक्रम को कम करना, गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चों को फुर्सत की गतिविधियां उपलब्ध कराना, या फिर गणित की कक्षा में हास्य परिहास के लिए अवसर प्रदान करना। सो सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, कि गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ देना। एनसीईआरटी की गणित की पाठ्य पुस्तकों में विविध रूप से कहानियां, कविताएं, पहेलियां और खेल इसीलिए शामिल किए जाते हैं कि वो उनके दैनिक जीवन से जुड़ी रहे। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधि को निरूपित नहीं करता? रचनावादी कक्षा में तो एक बच्चा विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर रहा है, एक बच्चा गणितीय अवधारणा पर आधारित एक कहानी की रचना कर रहा है, एक बच्चा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर ग्राफ बना रहा है, या फिर एक बच्चा शामपट से प्रश्नों की नकल करके लिख रहा है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये उसको प्रदर्शित निरूपित नहीं करता कि एक बच्चा शामपट से प्रश्नों की नकल करके लिख रहा है, मतलब एक बच्चा विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक परीक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त है? नैदानिक परीक्षाओं के लिए सबसे क्या उपयुक्त है? कि बच्चे की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में मदद करता है, माता पिता को प्रतिपुष्टि देने में उपयोगी है, बच्चों का नामीकरण करने में मदद करता है, या फिर सत्र अंत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बनाने में मदद करता है। सो ऑप्शन नंबर ए, नैदानिक परीक्षा, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे की समझ में रह गई कमियों को पहचानने में मदद करता है। तो निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का पता किया जाता है और उपचार करना मतलब उनका समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक शिक्षिका 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को क्षेत्रफल की अवधारणा का परिचय देने हेतु केवल आयताकार एवं वर्गाकार आकृतियों का प्रयोग करता है। एक विद्यार्थी खड़ा होता है और एक शिक्षक शिक्षिका से पूछता है, यदि मेरा कक्ष ना ही आयताकार और ना ही वर्गाकार है और मैं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता हूँ तो ये कैसे ज्ञात किया जा सकता है? तो ये कैसे होगा? बच्चे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कौशल व्यवहार प्रदर्शित किया गया है? क्षेत्रफल की अवधारणा की पूरी समझ में कमी है, या फिर ये कहें बच्चा विद्रोहपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, या फिर बच्चा कक्षा में शरारती हो रहा है। तो बच्चा एक अर्थपूर्ण एवं तर्कपूर्ण गणितीय समस्या पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक द्वारा क्षेत्रफल की अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल आयताकार और वर्गाकार आकृति का प्रयोग किया जा रहा है। इस पर बच्चे द्वारा ये पूछना कि मेरी कक्षा ना ही आयताकार और ना ही वर्गाकार है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता हूँ, तो उसका ये व्यवहार एक अर्थपूर्ण एवं तर्कपूर्ण गणितीय समस्या पर आधारित प्रश्न पूछ रहा है। मतलब बच्चे ने अपना दिमाग लगाया है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँगा। तो ये बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है। तो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.